नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा छात्र हित में एक बहुत ही अहम निर्णय लेते हुए ई कंटेंट डेवलपमेंट का निर्णय लिया गया। इस महाअभियान में मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं विभाग का आभारी हूँ। आज का जो हमारा प्रेजेंट मॉड्यूल है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा। ये जो एक मॉड्यूल है पेपर 1, जिसका कोड है 1T, टॉपिक है बीजगणित, सदिश विश्लेषण व ज्यामिति। यूनिट 3 से लिया गया टॉपिक है ये। मॉड्यूल नंबर है 3.3। शीर्षक टॉपिक का जो है, इस मॉड्यूल का जो शीर्षक है वो है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन रूल, सदिश अवकलन, अवकलन के नियम। हम सभी जानते हैं कि जो छात्र 12th में मैथ्स पास करके आए हैं वो निश्चित रूप से सदिश की अवधारणा से भलीभांति परिचित है। साथ ही सदिश का रिप्रेजेंटेशन और डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो भी स्कूल लेवल में हमने पढ़े हुए हैं, तो उस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम सीधे हमारे मॉड्यूल पर आते हैं। मॉड्यूल को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है लर्निंग आउटकम्स, शैक्षणिक अधिगम। दूसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। तीसरा पार्ट है सब हेडिंग, उपशीर्षक। 4th समरी, सारांश। और 5वां है रेफरेंसेस, संदर्भ। इन 5 पार्ट के माध्यम से हम इस टॉपिक को भलीभांति समझने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के एंड तक आप सभी इस टॉपिक से भलीभांति परिचित होंगे और साथ ही साथ एग्जाम के जो प्रश्न इस मॉड्यूल से आते हैं उससे भी आप अच्छी तरह से हल करने में सक्षम होंगे। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस मॉड्यूल का, हम ये कह सकते हैं कि सदिश जो है मुख्यतः भौतिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की शाखाओं से उपयोगी होता है, परंतु इसके अध्ययन से विद्यार्थी सदिश अवकलन की अवधारणा से न केवल भलीभांति परिचित होंगे वरन वेग व त्वरण के कॉन्सेप्ट से भी रूबरू हो सकेंगे। यह मैंने ये लिखा हुआ है कि आप सभी सदिश से भलीभांति परिचित हैं। जो घटक के रूप में या कंपोनेंट के रूप में हम सदिश को निरूपित करते हैं वो इस प्रकार से निरूपित होता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मॉड्यूल में। वेक्टर ए इज अ फंक्शन ऑफ टी और इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। वी कैन एज्यूम दैट f1ti प्लस f2tj प्लस f3tk। तो ये इस पूरे मॉड्यूल में मुख्य रूप से निरूपण सदिश का इसी प्रकार से हम लेंगे और इसी के साथ हम पूरे मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे अवकलन को। चूंकि यहां पर सदिश को हमने फंक्शन ऑफ टी लिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टी जो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। यहां पर यदि जो घटक हमने लिए f1t, f2t और f3t, यदि ये अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो सदिश भी हमारा अचर हो जाएगा। टी के पर्टिकुलर मान के लिए हम कह सकते हैं कि सदिश का मान पर्टिकुलर होता है, विशिष्ट मान होता है, और ऐसी स्थिति में टी जो है यह प्राचल के रूप में माना जाता है। अवकलन की अवधारणा से हम बात करते हैं और विशेष रूप से सदिश अवकलन की अवधारणा तब, जैसे हमने बताया कि हम जानते हैं कि अवकलन की अवधारणा से तात्पर्य क्या होता है, परिवर्तन की दर की गणना करना। जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो निश्चित रूप से x के मान के साथ साथ y का मान भी चेंज होगा। यदि हम x का मान चेंज करेंगे तो y का मान भी चेंज होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि हम
x में चेंज करने के साथ y में क्या चेंज हो रहा है उसकी गणना करने के लिए हम अवकलन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो dy बाय dx मीन्स x के साथ y का चेंज। इसी प्रकार से यदि सदिश हमने फंक्शन ऑफ t लिया हुआ है तो t के इकाई परिवर्तन के साथ सदिश में क्या परिवर्तन होता है और उसकी गणना करने के लिए हम अवकलन का अवधारणा यूज करते हैं। अवकलन को हम सभी जानते हैं कि dA अपॉन dt मतलब सदिश a का t के सापेक्ष अवकलन। सिंबॉलिकली इसे हम f डैश t भी लिख सकते हैं और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो आप सभी जानते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा t। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है अवकलन की और यह डेल्टा t का मतलब है कि हमने t में जो चेंज किया हुआ है उससे हम डेल्टा t से निरूपित कर रहे हैं। तो सामान्यतः यदि डी अपॉन डी टी हमने लिया जहां पे a की वैल्यू हमने ली है f1ti प्लस f2tj प्लस f3tk, तो डी अपॉन डी टी मतलब सदिश a का t के सापेक्ष अवकलन वो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू i टाइम्स डी f1 या डी अपॉन डी टी ऑफ f1t, डी अपॉन डी टी ऑफ f2t एंड डी अपॉन डी टी ऑफ f3t। क्योंकि हम जानते हैं कि अवकलन जो है, अवकलन का जो ऑपरेटर या संकारक है वो रैखिक होता है, तो इस प्रकार से इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो सामान्य रूप से सदिश का अवकलन मतलब तीनों कंपोनेंट्स जो सदिश के होंगे उनका अलग अलग अवकलन। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि सपोज एक सदिश हमको दिया हुआ है a, सदिश a दिया हुआ है 2i प्लस 3tj प्लस 4t स्क्वायर k, और इसका यदि हमें प्रथम अवकलन निकालना है मतलब हमें सदिश a का एक बार t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी इज नथिंग बट डी अपॉन डी टी ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 3tj प्लस 4t स्क्वायर k। और हम सब जानते हैं इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका सिंपली अवकलन हो जाएगा i टाइम्स 0 प्लस j टाइम्स 3 प्लस k टाइम्स 8t, जैसा आप सब जानते हैं अवकलन के फॉर्मूले से। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे और सिंपल से इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3j प्लस 8tk। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अवकलन की अवधारणा। सदिश a हमको दिया हुआ है t स्क्वायर i प्लस साइन टी जे प्लस 4 माइनस टी के, और इसके लिए हमें सदिश के डी अपॉन डी टी और डी टू ए अपॉन डी टी स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब सदिश का प्रथम एवं द्वितीय अवकलन ज्ञात करना है। तो जैसा हम सिंपल जानते हैं उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार अवकलन करेंगे, पहले एक बार अवकलन किया हमने तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डी अपॉन डी टी ऑफ दी वेक्टर अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने। तो हम जानते हैं कि टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2t, साइन टी का कितना हो जाएगा cos t, एंड 4 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1। तो इस प्रकार से एक सिंपल डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो फाइनल जो है पहला अवकलन जिसका आ जाएगा 2ti प्लस cos tj माइनस k। हमें इस प्रश्न में द्वितीय अवकलन निकालना है। एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो d2 अपॉन dt स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज d अपॉन dt ऑफ d अपॉन dt, और d अपॉन dt में जो निकाला है उसकी वैल्यू यहां रख देंगे हम, और रखने के बाद सिंपल अवकलन करना है। तो हम जानते हैं कि अवकलन करना है तो 2t का अवकलन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, cos t का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, और माइनस k है मतलब -1, तो -1 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार से जो सेकंड अवकलन है वो आ जाएगा 2i माइनस साइन टी जे। तो इस प्रकार से बस सिंपल तरीके से हम सदिश के अवकलन की अवधारणा को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई सदिश आपको अचर दिया हुआ है, तो अचर सदिश के अवकलन की अवधारणा। अचर सदिश का मतलब यहां पे क्या होता है कि जो कंपोनेंट है f1t, f2t और f3t
ये तीनों कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट होंगे इसका मतलब फ्री फ्रॉम टी, टी से स्वतंत्र होंगे। और यदि टी से स्वतंत्र होंगे तो ऐसी स्थिति में टी में चेंज करने पर सदिश में कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि टी में चेंज किया डेल्टा टी का, तो टी प्लस डेल्टा टी, तो फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी और फंक्शन ऑफ टी दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि यहां जो सदिश दिया है वो कैसा है? अचर है। अचर है इसका मतलब टी से फ्री है, स्वतंत्र है, तो इसीलिए कोई चेंज नहीं आएगा। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू 0 है तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहां पर यह कंक्लूजन निकलता है कि यदि कोई भी सदिश अचर है तो उसका अवकलन सदैव शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने सदिश लिया जो कांस्टेंट है, आप देख रहे हैं कि सदिश हमने लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो आप देखिए कंपोनेंट जो है, या कंपोनेंट क्या है? 2, 3 एंड 4, तो डेफिनेटली कांस्टेंट है। और यदि इसका अवकलन करना चाहते हैं हम, तो अवकलन का मतलब डी अपॉन डी टी करेंगे, ये मानते हुए कि सदिश ए टी का फंक्शन है, तो डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? डी अपॉन डी टी ऑफ दी वेक्टर। और यह चूंकि कंपोनेंट कांस्टेंट है 2, 3, 4, उनके डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे, तो इसलिए फंक्शन की जो अवकलन है सदिश का वो 0 हो जाएगा। तो हम यह देख सकते हैं इजीली कि कोई भी सदिश यदि अचर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां कुछ अवकलन के नियम लेके चल रहे हैं हम लोग, जो आपने सभी ने पढ़े हुए हैं। एक बार उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर हमने इसको शेयर किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी नियम आपके भली भांति परिचित हैं अब इनसे। विशेष रूप से यहाँ पर नियम 4 और नियम 5 ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं सदिश की, तो सदिश में 2 प्रकार से गुणन होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। तो जब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो सिंबॉलिकली लिखते हैं ए डॉट बी, और ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन इस प्रकार से होता है। फॉर्मूला उसका ये होता है, जो फॉर्मूला हमारा गुणन का होता है, डी अपॉन डी टी ए डॉट बी इज नथिंग बट वेक्टर ए डॉट डी बी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी डॉट वेक्टर बी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्रॉस की, तो क्रॉस में हम देखेंगे कि डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी वेक्टर। तो जो आप देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों ही फॉर्मूले में डॉट की जगह क्रॉस लगा देंगे तो वही सेम रिजल्ट रहेगा। तो आप ये देखें कि जो फॉर्मूला है या जो नियम है अवकलन का, दोनों में आपको याद रखना आसान है। डॉट है तो डॉट यूज करेंगे, क्रॉस है तो क्रॉस यूज करना है, बाकी सब चीजें टर्म सेम रहेंगी। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से इन दोनों प्रोडक्ट के लिए अवकलन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सदिश ए जो हमको दिया हुआ टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, एक वेक्टर बी हमने लिया है साइन टी आई प्लस कॉस टी जे, और हमें ज्ञात करना है ए डॉट बी का अवकलन। इसी प्रकार से ए क्रॉस बी का अवकलन, मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ ए डॉट बी और डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो नियम हमने अभी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ए और बी जो वेक्टर दिए हुए उसका यूज करेंगे हम, और अब जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमें लग रही है वो वैल्यू निकालेंगे पहले हम, और उसके बाद वैल्यू पुट करते हुए उनका गुणन करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर डी बी अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी ये वैल्यू लगेगी हमें, तो हम पहले जो वेक्टर ए और बी दिए हैं उनका अवकलन करके हम निकालेंगे इनकी वैल्यूज। तो आप देखिए यहाँ पर डी अपॉन डी टी सिंपल सा तरीका वही है, अवकलन करना है हमको, डिफरेंट जितने घटक है तीनों घटकों का अलग अलग अवकलन कर देंगे और अवकलन करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि डी अपॉन डी टी इज नथिंग बट इट इज
आई प्लस 2tj प्लस 3t² k। इसी प्रकार से dB अपॉन dt निकाल लेंगे, तो dB अपॉन dt का हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ sin t, इसका हो जाएगा cos t, और cos t का हो जाएगा माइनस sin t। तो इस प्रकार से dB अपॉन dt हो गया cos ti माइनस sin tj। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू निकाल के हम इस जो नियम है उसके राइट हैंड साइड पुट करेंगे हम। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहां पर, और वैल्यू पुट करने के बाद आप सभी जानते हैं डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से यहां भी डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और बाकी वैल्यूज जो 0 होती हैं। तो उससे हम सिंपल तरीके से इसको हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे टी आई और कॉस टी आई का मल्टीप्लाई होगा, टी कॉस टी हो जाएगा। इसी प्रकार से टी स्क्वायर जे माइनस साइन टी जे का हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, और के की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि के का घटक इस सेकंड उसमें नहीं है। इसी प्रकार से हमने सेकंड टर्म में निकाला डॉट प्रोडक्ट। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर साइन टी प्लस 3t कॉस टी। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया a डॉट बी का अवकलन, या d अपॉन डी टी ऑफ a डॉट बी, d अपॉन डी टी ऑफ a डॉट बी। इसी प्रकार हम चाहते हैं d अपॉन डी टी ऑफ a क्रॉस बी निकालना। तो हम जानते हैं नियम से इसकी वैल्यू होती वेक्टर a क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस d अपॉन डी टी क्रॉस बी। तो हमने जो वैल्यू निकाली है d अपॉन डी टी और d अपॉन डी टी की, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है। क्रॉस अप्लाई करना है, आप सभी भली भांति परिचित है क्रॉस प्रोडक्ट से, तो उससे हम अप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया। आप जानते हैं कि क्रॉस में हम इस प्रकार से अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आई जे के और फिर कोफिशिएंट ऑफ आई जे के लिख देंगे फर्स्ट में और सेकंड में, जो भी है वो यहाँ लिख देंगे, और सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, आई टाइम्स टी क्यूब साइन टी प्लस जे टाइम्स टी क्यूब कॉस टी प्लस के टाइम्स माइनस टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी। इसी प्रकार से दूसरा जो फैक्टर था उसका भी हमने डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे क्रॉस निकालने के लिए, और आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। उसकी वैल्यू आ रही है इस प्रकार से आई टाइम्स माइनस 3t स्क्वायर कॉस टी प्लस जे टाइम्स माइनस 3t स्क्वायर साइन टी प्लस के टाइम्स कॉस टी माइनस 2 साइन टी। ये दोनों वैल्यू जो निकाली हमने उन वैल्यूज को पुट कर देंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो ये वैल्यू पुट कर दी नियम में, और कलेक्ट कर लेंगे सेम टर्म्स को, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये तरीका है कि नियम को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऑल्दो एक वैकल्पिक विधि होती है जिसे हम कह सकते हैं कि वो विधि शॉर्टकट विधि होती है, और इसके माध्यम से भी हम d अपॉन डी टी ऑफ ए डॉट बी और d अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी पहले निकाल लेंगे और उसका करेंगे अवकलन। इसी प्रकार से ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और उसका कर दीजिए अवकलन, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ए डॉट बी जो आएगा प्रश्न के अनुसार वो कितना हो जाएगा, टी साइन टी प्लस टी स्क्वायर कॉस टी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने निकाल लिया ए डॉट बी पहले, और फिर इसका करेंगे अवकलन। तो डी अपॉन डी टी ऑफ ए डॉट बी इज नथिंग बट इट इज डी अपॉन डी टी ऑफ टी साइन टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर कॉस टी। और ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर साइन टी प्लस 3t कॉस टी। तो ये तरीका है अल्टरनेट विधि जिसके द्वारा भी हम डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस ए डॉट बी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम चाहें तो ए क्रॉस बी निकाल ले पहले, और ए क्रॉस बी निकाल करके उसका अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। चूंकि आप सभी ए क्रॉस बी निकालना जानते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसका जो डिटेल हल है वो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हुआ है। तो आप इसको ट्राई करेंगे और निश्चित रूप से आप इसको भलीभांति निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने सदिश लिया हुआ है ए, एक सदिश बी लिया हुआ है, और हमें निकालना है डी अपॉन डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
तो इसको भी तरीका जो है हमारा नियम से, ये नियम है अवकलन का कि डी अपॉन डी टी ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। तो यहां पर आप दोनों का वेक्टरों का अवकलन ज्ञात कर लेंगे और ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ ए प्लस बी। तो आप देख रहे हैं डी अपॉन डी टी सिंपल तरीका निकालने का, उसी प्रकार निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा आई प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर के। इसी प्रकार से db अपॉन dt निकालना है तो वो हो जाएगा cos ti माइनस साइन tj, और बाद में ये दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे नियम में तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो आप ये देखिए इस प्रकार ने वैल्यू पुट कर दी और कलेक्ट द सेम टर्म को साथ में लिख दिया तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस टी आई प्लस 2t माइनस साइन टी जे प्लस 3t स्क्वायर के। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसके एक अल्टरनेट विधि है कि आप चाहे तो पहले ए और प्लस बी दोनों को ऐड कर दीजिए और बाद में उसका अवकलन कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव विधि होगी हमारी कि हम चाहे तो इस प्रकार भी इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी निकालना है मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में ऐड करना है। ऐड करना है मतलब कलेक्ट द सेम टर्म एंड राइट टुगेदर। तो आप देखिए आई की टर्म कलेक्ट कर ली, जे की टर्म कलेक्ट कर ली और के की टर्म कलेक्ट कर ली। तो इस प्रकार से हमने एडिशन कर दिया और एडिशन करने के बाद इसका करेंगे हम अवकलन। अवकलन करना है मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ ए प्लस बी। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है अवकलन इस प्रकार से हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी प्लस साइन टी हो जाएगा, जे टाइम्स डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस कॉस टी हो जाएगा एंड के टाइम्स डी अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब। अब हम जानते हैं कि टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी स्क्वायर का 2t, कॉस टी का माइनस साइन टी और टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर के। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर दो विधियां हैं, आपको जो भी अच्छी लगती है उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम बात करें वेग और त्वरण की। तो वेग और त्वरण आपने फिजिक्स में इससे अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि वेग और त्वरण क्या होता है। इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो वेग क्या होता है, किसी कण का वेग क्या होता है, उसके विस्थापन की परिवर्तन की दर। इसी प्रकार से त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो ये तरीका हो गया याद रखने का कि वेग ज्ञात करना है मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, विस्थापन की दर ज्ञात करना है, विस्थापन के परिवर्तन की दर। इसका मतलब जो भी सदिश आपको दिया हुआ है उसका एक बार अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेग, और त्वरण ज्ञात करने के लिए सदिश का 2 बार अवकलन करेंगे। तो इस प्रकार से नोटेशन के रूप में यदि हम बात करते हैं तो यदि कोई कण आपको दिया हुआ है जो कि स्वतंत्र चर t का है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। इसी प्रकार त्वरण ज्ञात करना है तो उसका हो जाएगा d2a अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से सिंपल तरीका है वेग और त्वरण को याद रखने का। परंतु कई बार क्वेश्चन जो एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको वेग और त्वरण दिए हुए कण का ज्ञात करना है लेकिन किसी पर्टिकुलर सदिश की दिशा में। तो ऐसी स्थिति में आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हम किसी दिए गए सदिश की दिशा में दूसरे सदिश का वेग और त्वरण का घटक ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें सदिश ए दिया हुआ है जिसका हमें वेग और त्वरण का घटक ज्ञात करना है सदिश बी की दिशा में। तो ऐसी स्थिति में जिस सदिश की दिशा में हमें उसका घटक ज्ञात करना है वेग और त्वरण का, उसका हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, ये होता है यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। ओके, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये निकाल लेंगे हम पहले, और उसके बाद वेग और त्वरण घटक निकालने के लिए जो हमने डी अपॉन डी टी किया था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डी अपॉन डी टी डॉट बी कैप कर देंगे। त्वरण का घटक निकालना है तो डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर डॉट बी कैप। तो इस प्रकार से एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आप इस प्रकार से स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको आसान रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक गतिमान कण जिसका स्थिति सदिश
ए कैप या ए वेक्टर दिया हुआ है, इट इज टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, और t इक्वल टू 1 पर कण का वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको सदिश दिया हुआ है और t एक टाइम दिया हुआ है पर्टिकुलर, t इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, पहले हमें जो सदिश दिया है उसका एक बार अवकलन कर लेंगे तो वेग निकल जाएगा, दो बार अवकलन करेंगे तो त्वरण निकल जाएगा। अब हमें पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो फिर हमने जो वैल्यू ज्ञात की है उसमें t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि वेग निकालना है, तो हमने किया कि डी अपॉन डी टी, एक बार अवकलन किया तो ये आ गया i प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर के। अब मान लीजिए मुझे इसको t इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो हमने ये जो निकाला हुआ है अवकलन, इसमें t के स्थान पे हम 1 पुट कर देंगे। तो जब t के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आवश्यक वेग प्रश्न के अनुसार। तो यह कह रहा है i प्लस 2j प्लस 3k। इसी प्रकार से त्वरण निकालना है, एक बार पुनः अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद फिर से हम t इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो ये t इक्वल टू 1 पुट करने पे आपका आ रहा है त्वरण 2j प्लस 6k। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जिसमें कि हमको किसी पर्टिकुलर सदिश की दिशा में दिए गए सदिश का वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कण दिया हुआ है जिसका वक्र दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर वक्र दिया हुआ है और ये गतिमान है, और t इक्वल टू 2 पर वेग और त्वरण के घटक ज्ञात करना है इस सदिश की दिशा में, मतलब i प्लस 2j प्लस 3k की दिशा में हमें कण का वेग और त्वरण के घटक ज्ञात करना है t इक्वल टू 2 पर। तो आप देखिए यहां पर जो b वेक्टर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर a क्या हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि कण का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। x y और z के जो मान दिए उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सदिश a। उसका हम वेग निकालेंगे पहले नॉर्मल, मतलब एक बार अवकलन किया, फिर t इक्वल टू 2 पे निकालना था तो हमने वो t के स्थान में 2 पुट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि t इक्वल टू 2 पर वेग का साधारण वेग वो कितना हो गया आपका 8i माइनस 4j प्लस 3k। इसी प्रकार से त्वरण निकालना है, साधारण त्वरण तो हमारा हो जाएगा दो बार अवकलन, तो एक बार फिर से अवकलन करेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि अवकलन आ रहा है 4i, t इक्वल टू 2 रखने पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि t से फ्री है ये, तो वही रहेगा त्वरण। अब हमें जिस सदिश की दिशा में ज्ञात करना है, पहले हम निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, तो वो निकालते हैं बी कैप। उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, वेक्टर बी जो आपको दिया हुआ है अपॉन मॉड बी। हम सब जानते हैं मॉड निकालना, तो मॉड को अप्लाई करेंगे हम, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14। तो हमारा निकल गया इकाई सदिश। t इक्वल टू 2 पर घटक निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डॉट बी कैप। तो वो वैल्यू हमने जो निकाली है पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 9 अपॉन रूट 14। तो ये हमारा हो जाएगा दिए गए सदिश की दिशा में दिए गए कण का वेग घटक t इक्वल टू 2 पर। इसी प्रकार से त्वरण निकालना है, तो d2a अपॉन dt स्क्वायर डॉट b कैप, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन रूट 7। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीका है कि हम क्वेश्चन के अनुसार वेग और त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करें, थोड़ा सा एक रिवाइज कर लें समरी। इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा हुआ है उसकी समरी हमने यहाँ दी है, उसको आप देखेंगे तो आप बहुत इजी तरीके से यदि इन सबको याद रखते हैं तो कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। विशेष रूप से ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो आप सभी को अच्छी तरह से करते आना चाहिए। इसी प्रकार से वेग और त्वरण का कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल इस मॉड्यूल में हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें सदिश का अवकलन पढ़ा है हमने, और साथ ही
सदिश के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का अवकलन ज्ञात करना और साथ ही साथ वेग और त्वरण ज्ञात करना। यहां मैंने इस मॉड्यूल में कुछ रेफरेंसेस दिए हैं आपके आगे और पढ़ाई करने के लिए और जानकारी एकत्रित करने के लिए। आप चाहे तो ये बुक्स है, कुछ डिजिटल वेबसाइट दे रखी है, उनके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, NPTEL के माध्यम से भी आप कुछ जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ रेफरेंसेस हैं आपकी सुविधा के लिए कि आप इनके माध्यम से भी इस टॉपिक के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। लास्ट में हमने एक असेसमेंट लिया हुआ है कि इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ाई की है उसको कितना सीखा है, उसको जानने के लिए एक असेसमेंट का आइडिया हम लेके चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि यदि वेक्टर a 2i + 3j + 4k तब d/dt का मान होगा। यह 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता लगाना सही आंसर क्या है। तो यहां जैसे लिखा हुआ है कि उत्तर जानने के लिए क्लिक करें, तो ये जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा। आपने जो आंसर सोचा है क्या वो आंसर से मैच कर रहा है, तो आंसर आपका है 0। तो इस प्रकार से हम असेसमेंट के माध्यम से भी हमने इस मॉड्यूल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है उसका आइडिया। क्वेश्चन सेकंड, एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए आपको 2ti + 3j + 4k दिया है तब d/dt का मान होगा। अगेन 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए आपको 0 दिया है, बी आपको 2i दिया है, सी आपको 3j दिया है, डी आपको 4k दिया हुआ है। आपके हिसाब से सही आंसर क्या है उसको सोचें और उसके बाद यहाँ इसको क्लिक करते हैं तो करेक्ट आंसर कितना है 2i, तो 2i इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से असेसमेंट का एक और पार्ट होता है मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए, ये क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। इन क्वेश्चन को पढ़े, फिर कुछ ऑप्शन दे रखे A, B, C, D और E। अब यदि हमें पता लगाना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, तो वेक्टर A तब d/dt का मान t = 1 पर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2i + 6j। इसी प्रकार से यदि a वेक्टर डॉट d/dt 0 है तब mod a का मान होगा, तो इसका सही आंसर है अचर। यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि वेक्टर a आपको दिया है 2i + 3j + 4k तब d/dt का मान होगा, तो डेफिनेटली 0 क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है। यदि a डॉट a = a² तब वेक्टर a डॉट d/dt का मान होगा, तो क्या मान होगा इसका, तो इसका मान होगा a d/dt। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a आपको दिया है i + j + k तब a मतलब यूनिट वेक्टर का मान होगा। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है वेक्टर a/mod a, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा i + j + k/√3। तो इस प्रकार से असेसमेंट के माध्यम से यदि हमने क्या सीखा है इस मॉड्यूल में उसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के आइडियाज लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कुछ टीम बनी थी कंटेंट की, उनका सहयोग भी हमें मिला है। तो इस प्रकार से इस मॉड्यूल के अंतर्गत आपने जो पढ़ा है उसको समझा है और उसको आप समझें और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये मॉड्यूल के माध्यम से आप खुद भी इस टॉपिक के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में इतना ही हम लेके चलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।